हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूँ जो हमने रामचरण शर्मा की बुक से एमसीक्यू फॉर्म में जो सीरीज स्टार्ट की है, तो उसका पार्ट नंबर ये 9वां होगा। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 8 पार्ट लगा लिए हैं। तो 8 पार्ट के जरिए ठीक फ्रेंड्स हमने लगभग बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें पार्ट नंबर 9 में हम देखेंगे प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। ठीक फ्रेंड्स, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, और इसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें हम देखेंगे ठीक फ्रेंड्स, उसमें देखेंगे जो दक्षिण भारत के जो राज्य थे। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें प्राचीन भारत पर जो विदेशी आक्रमण है इसमें क्वेश्चन लगभग 30+ है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसी पार्ट में हम दूसरा पार्ट भी देख लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले के किसी 8 पार्ट ना देखे हों तो एंसेंट हिस्ट्री एमसीक्यू के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित ठीक फ्रेंड निम्न में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के चलाए थे? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चलाए थे स्टैटो सेकंड ने। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारा आंसर है। आगे देखिए ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य कौन से थे? तो उत्तरी अफगानिस्तान में भारतीय राज्य कौन से स्थापित हुए थे? तो ये हुआ था बैक्टीरिया। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए ईसा की तीसरी शताब्दी में जब पूर्ण आक्रमण ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया था तो उत्तरी भारत का जो व्यापार था किस पर निर्भर हो गया था? तो ये निर्भर हो गया था दक्षिण पूर्व एशिया पर। ठीक फ्रेंड्स, जब रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था, हुनों ने समाप्त कर दिया था, तो हमारे भारत देश का व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हो गया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए सिकंदर। ठीक फ्रेंड्स, सिकंदर की सफलता के भारत में क्या कारण थे? ठीक फ्रेंड्स, भारत में सिकंदर सफल क्यों हुआ था? तो वो एक अच्छा शासक नहीं था, इस बात को दिमाग से निकाल दो, बाकी ये तीनों ठीक है। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि भारत में वो सफल क्यों हुआ था? क्योंकि भारत में उस समय कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ठीक फ्रेंड्स, सब राजा अपने अपने राज्य में लड़ाई झगड़े करते रहते, हड़पना चाहते थे एक दूसरे का राज्य। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। ठीक फ्रेंड्स, उसे देशद्रोहियों भारतीय शासकों को सहायता मिली थी। तो ठीक फ्रेंड्स, और वो एक अच्छा शासक नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये 1 2 3 हमारा सही है। आगे देखिए प्राचीन। ठीक फ्रेंड्स, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही क्रम है? ठीक फ्रेंड्स, सबसे पहले यूनानी आए थे, फिर कुषाण। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे देखिए सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों का शासक था? तो ये था नंद वंशों का। ठीक फ्रेंड्स, नंद की सेना देखकर सिकंदर भी हक्का बक्का रह गया था। इसकी सेना में 6 लाख मतलब पैदल, क्या बोल रहा हूँ, 6 लाख पैदल सेना थी, 3 लाख घुड़सवार सेना थी और 6,000 जंगी हाथी थे। ठीक है, 6,000 जंगी हाथी, जिनको देखकर सिकंदर की हवा टाइट हो गई थी। ठीक है, इसीलिए झेलम नदी पार करके इस साइड बढ़ने की इसने कोशिश नहीं की। आगे देखे निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के महान था? तो सिकंदर के समकालीन था, तो ये था घनानंद। ठीक है, घनानंद सिकंदर के समकालीन था। आगे देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने मैं कराऊंगा लगभग 80+ क्वेश्चन कराऊंगा, और जो कि यूपी पीसीएस में कई बार पूछे हैं। फ्रेंड्स, स्टेट पीसीएस के ये फेवरेट क्वेश्चन है। आगे देखिए निम्नलिखित पार्थियन शासकों में से किसका शासनकाल प्रसिद्ध शिलालेख तख्त वाही में निश्चित रूप से निर्धारित करता है? तो ये था गोंडो फर्नेसिस। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय प्रांत निम्नलिखित को 320 टैलेंट स्वर्ण वार्षिक रूप में देता था? तो ये फारस को देता था। ठीक है, हमारा देश फारस देश को 320 टैलेंट स्वर्ण वार्षिक रूप में देता था, मतलब कर देता था। किसको? फारस को। ठीक है, तो अगर कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये टैलेंट किसको नापने की इकाई होती थी, मेजरमेंट की इकाई होती थी? तो ये हमारे देश में सोने गोल्ड को नापने के लिए टैलेंट वर्ड का यूज किया जाता था। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो ये डाईमेकस का कोई लेना देना नहीं था। आगे देखिए कथन कारण वाला। ठीक है, लगभग 2 वर्ष के अभियान के बाद सिकंदर महान 325 ईस्वी में भारत छोड़ दिया था। ठीक है, और वो उसने चंद्रगुप्त को पराजित नहीं किया था, उसने किया था पोरस को पराजित। ठीक है, तो मतलब ए सही है आर गलत है। तो ये देखिए ए सही है आर गलत है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से उसका कोई लेना देना नहीं था। आगे देखिए युद्ध में बहुत बड़ी संख्या में सैनिक के मारे जाने तथा आहत होने के बाद किस भारतीय गण या फिर राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो ये किया था मस्तक। ठीक है, मतलब जब भारतीय सेना लगभग मार दी थी सिकंदर ने, तो फिर ये मस्तक राजवंश की जो स्त्रियां थी इन्होंने हथियार उठा लिए थे, लेकिन सिकंदर ने इन सारी स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। आगे चलिए अशक राज की स्त्रियों ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था? तो यूनानियों के। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे? तो ये भीम कडफिसेस। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से किया था? ठीक है, तो ये भीम कडफिसेस ने किया था, इसने नियमित रूप से स्वर्ण सिक्के चलाए थे। ठीक है, आगे देखिए
निम्न में सर्वप्रथम किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं का प्रचलन किया था? तो ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है, बट आंसर वही है, बिमकर्ण फिश स्टीवेंस। आगे देखिए, निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया किसने कहा था? तो सबसे पहले यूनानियों ने कहा था। ठीक है, इंडिया का अगर इन्होंने संबोधित किया था। आगे देखिए, ठीक है, यहाँ कथन कारण वाला तो देखिए, हिंद यवन राजा भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ रहे थे। ठीक है, ये सही है। आगे देखिए, अगला आगाथोक्लीज। ठीक है, आगाथोक्लीज के कुछ सिक्कों पर वासुदेव और बलराम की आकृतियाँ मिलती, तो ये दोनों सही है। ठीक है, और व्याख्या भी हो रही है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये यार दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है। ठीक है, आगे देखिए, आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम भारत में किसने किया था? तो हिंद यवनों ने किया था। ठीक है, आगे देखिए, भारत में उत्कीर्णित सिक्कों का पहल चलन आरंभ किसने किया था? तो उत्कीर्णित सिक्कों का पहल चला किया था हिंद यूनानियों ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में स्वर्ण मुद्राएं जारी करने का श्रेय जाता है? तो मिनांडर। ठीक है, आगे देखिए, भारत में यहाँ पूछा है, भारत में स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले जारी करने का श्रेय जाता है मिनांडर को। ठीक है, आगे देखिए, स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए? तो ये मिनांडर ने। ठीक है, आगे देखिए, मिनांडर कौन था? तो ये यवन राजा था एक। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा का शासक डायोटोडस प्रथम था? ठीक है, ये पूछा जा रहा है, किस राजा का शासक डायोटोडस प्रथम था? तो ये बैक्टीरिया का था। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे हराया था। ये बता दिया, पोरस को हराया था। आगे देखिए, सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी पर युद्ध हुआ था किनारे पे। ठीक है, सिकंदर कितने माह रुका था? तो 19 महीने हमारे इंडिया में इसने बिताए थे। आगे देखिए, भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार करने वाला पहला फारसी शासक कौन था? तो ये डेरियस प्रथम था। इसने भारत के सबसे पहले अधिकार कर लिया था कुछ भागों पर। आगे देखिए, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था, ये देखिए घुमा के पूछा है, बट आंसर वही है, डेरियस प्रथम। ठीक है, आगे देखिए, किस कुषाण राजा ने दमविद विरुद्ध धारण किया था? ठीक है, तो ये दिया कुजुल कन्फ्यूशियस। ठीक है, आगे देखिए, किस हिंद एवं शासक ने राजपूत द्वारा विदिशा में गरुड़ स्तंभ एवं अभिलेख समर्पित किया था? तो ये क्या था? एंटिओलकिडस ने। ठीक है, एंटिओलकिडस ने। आगे देखिए, बहुत ही डीप लेवल के क्वेश्चन है। आगे देखिए, त्रिभाषिक लेखक युक्त मुद्राओं का प्रचलन किसने किया था? तो ये किया था नहपान ने। ठीक है, नहपान ने क्या किया था? त्रिभाषिक लेख यानी कि सिक्कों पर 3 तरह की लैंग्वेज लिखने का कारनामा इसने किया था नामपेन ने। ठीक है, समझ गए होंगे। और लास्ट क्वेश्चन देखिए इस पार्ट का। ठीक है, किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था? तो ये हराया था होटी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये देख लीजिए। ठीक है, पहला पार्ट खत्म हो गया। अब दूसरे पार्ट में हम देखेंगे संगम युग में जो राज थे। ठीक है, संगम युग में चेर, पांडे और ये चोल थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यूनानी यात्री हुए हेरोडोटस भारत आया था, तो ये 5वीं सदी में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, ठीक है, किस संगम साहित्य कृति में उल्लेखित है कि आर्यों ने विवाह का अनुष्ठान और समारोह आरंभ किया था? तो ये है तोलकाप्पियम में। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये तमिल साहित्य की, ठीक है, व्याकरण कही जाती है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, तो बताइए कौन सा उपलब्ध ग्रंथ है? तो यह तोलकाप्पियम। ठीक है, तोलकाप्पियम, ये देख लीजिए। आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से तमिल व्याकरण ग्रंथ है, तो ये तोलकाप्पियम में बता दिया। ठीक है, आगे देखिए, तोलकाप्पियम किस विषय पर आधारित है? तो ये व्याकरण पे है, ये मैंने बता दिया शुरू में ही। आगे देखिए, प्रारंभिक तमिल साहित्य निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य थे? तो ये थे शिल्पाधिकारम, मणिमेखले। ठीक है, तो ये तमिल साहित्य के महाकाव्य माने जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, प्राचीन, ठीक है, प्राचीन पत्तन फुहार, तो ये कावेरी नदी के किनारे था। ठीक है, फुहार। आगे देखिए, संगम साहित्य में निम्न वंशों में से किस एक का उल्लेख नहीं है? तो ये पल्लव से इनका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पल्लव नहीं होगा इनमें। ठीक है, संगम साहित्य में ये पल्लव नहीं था। आगे देखिए, पतिव्रता पूजा, पत्नी की पूजा किस तमिल ग्रंथ की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है? तो ये शिल्पाधिकारम। ठीक है, आगे देखिए, पादिरु, ठीक है, पादरू तुप्पू, ठीक है, पादरू किन राजाओं का स्तुति परक कविताओं का संग्रह है? तो ये 4 राजाओं का। ठीक है, पादरू
उ पादरुत्तु चे राजाओं का कविताओं का संग्रह है। आगे देखिए तमिल ग्रंथों में लघु वेद की संज्ञा दी जाती है। कुराल को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कुराल। और शिल्पाधिकारम के लेखक थे इलांगो, ठीक है। शिल्पाधिकारम लिखी थी इलांगो ने। आगे चलते हैं 5वीं सदी में तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम किस नदी की स्तुति की गई, तो इसमें कावेरी नदी के बारे में बताया गया है। आगे देखिए संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाला कौन था, ठीक है। तमिल भाषा में महाभारत किसने लिखा था, तो ये लिखा था पेरुंदेवनार ने, ठीक है। अजीब ही नाम है दक्षिण भारत के। आगे चलिए संगम साहित्य, ठीक है। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, तो ये तमिल भाषा में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई, तो ये पांडे के। आगे देखिए, ठीक है, इसका पांडे है। आगे देखिए 17वां नंबर क्या कहता है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ भारतीय व्यापारियों द्वारा कटार द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है, तो ये है सम्राइचकहा, ठीक है। सम्राइचकहा है। ये डीप लेवल के क्वेश्चन है, यूपीएससी लेवल के, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सही सम्मिलित नहीं है, तो ये मणिमखिल्ले, तो इसके रचयिता तिरुमाजीसी नहीं है, ठीक है। बाकी शिल्पाधिकारम लिखी है इलांगो ने, ठीक है। मणिमखिल्ले तो ये हमारा गलत है। कुराल लिखी है तिरुवल्लुवर ने, और तिरुमदन लिखी है तिरुमंगे अलवार ने, ठीक है। आगे देखिए, तो चलिए मिलान करते हैं। तिरुकुरल, ठीक है। तिरुकुलर किसने लिखी है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, तिरुकुलर लिखी है, बताइए। अभी ऊपर बताया ना, ठीक है। बताइए किसने लिखी है, तिरुकुलर लिखी है तिरुवल्लुवर ने, ठीक है। अभी ऊपर बताया है, यानी कि पहले का चौथा, ठीक है। शिल्पाधिकारम ये इलांगो ने लिखी है। मणिमखिल्ले, ठीक है। मणिमखिल्ले बताइए किसने लिखी है, तो ये लिखी है सतनार ने, ठीक है। तोलकापियम तो ये लिखी है तोलकापियर ने, ठीक है। यानी कि 4 1 2 3, ठीक है। 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए, ये देख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। यहाँ भी मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। एक तरफ है संगम गाथा और इनके संगलरकर्ता, ठीक है। तो ये देखिए इगरू नूर, ठीक है। इगरू नूर, तो इसके संगलरकर्ता थे गुडलूर किला, ठीक है। पहले का चौथा, ठीक है। आगे देखिए अहनानूर, ठीक है। अहनानूर तो इसके थे रुद्र शर्मण, ठीक है, पहला। और ये है मरुगर्ल पड्डे, ठीक है। मरुगर्ल पड्डे तो इसके थे नकीर। और आगे लास्ट है सिरू पुनु रुपड्डे, ठीक है। तो इसके थे नत नतनार, ठीक है। नतनार तो 1 2 3, ठीक है। 4 1 2 3, 4 1 2 3 है क्या कहीं, ठीक है। 4 1 2 3, तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये देखिए हमारा आंसर है, ठीक है। बाकी आप खुद देख लेना इनको, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे वर्ड हैं, अगर मैं दोबारा इनको मिलान कराऊंगा तो मेरी जीभ में छाले पड़ जाएंगे बोलते टाइम। एक अजीब ही वर्ड है, ठीक है। आप देख लेना। आगे देखिए भारतीय इतिहास के आरंभ काल में टोंडी किनका एक समृद्ध समुद्र पतन था, तो टोंडी था चेरों का, ठीक है। ये बंदरगाह था। आगे देखिए संगम युग का क्लासिक ग्रंथों की तिथि है, तो ये 100 BC से लेकर 100 AD, ठीक है। आगे देखिए संगम युग की तिथि निर्धारित की गई, तो 500 ईसी से 500 ईस्वी, ठीक है। 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। आगे देखिए संगम, ठीक है। संगम युग में उरयूर किस के लिए विख्यात था, तो ये कपास का एक व्यापारिक केंद्र था, ठीक है। आगे देखिए प्राचीन भारत में संगम क्या था, तो तमिल कवियों का एक संघ था या फिर मंडल, ठीक है। तृतीय संगम कहाँ हुआ था, तो ये मदुरई में हुआ था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए संगम से तात्पर्य है, तो ये संघ तमिल विद्वानों की सभाएं होती थी, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन रिपीट हो गया बट घुमा के पूछा है। प्रथम तमिल संगम की स्थापना हुई थी, तो स्थापना की थी अगस्तस ने, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए परंपरा अनुसार कितने संगम हुए थे, तो 3 संगम हुए थे, ठीक है। आगे देखिए दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो ये देखिए यह एक महान साहित्यिक गतिविधियों का युग था, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिपल्स ऑफ द अरेथियन सी के लेखक फड़के के रूप में जाना जाता है, तो ये अरकामेडू, ठीक है। अगर ये पूछ ले पेरिपल्स ऑफ द अरेथियन सी के लेखक कौन है, तो ये है फड़के, ठीक है, याद रखना। रोमन बस्ती कहाँ से मिली है, तो ये अरिकामेडू से मिली है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए भारत में रोम के व्यापारिक प्रतिष्ठान की खोज निम्न में से कहाँ की गई, तो ये अरिकामेडू में की गई थी, ठीक है। जब भी रोमन साम्राज्य की बात आएगी तो वहाँ अरिकामेडू का नाम जरूर मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए टोंडी
टोंडी तो ये चेरों का था, ठीक है ना, ये ऊपर मैंने बता दिया। टोंडी जो बंदरगाह था तो ये चेरों का था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से एक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित था तो ये था मोटुपल्ली, ठीक है। आगे देखिए, संगम साहित्य में कावेरीपट्टनम किससे संबंधित था तो ये चोलों से, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्तन फुहार था तो ये फुहार कावेरी नदी के किनारे था। आगे देखिए, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है तो ये कदम्ब का कोई उल्लेख नहीं है संगम साहित्य में। आगे देखिए, संगम युग में कौन सा राज्य नहीं था तो ये मैंने बता दिया, ये पांडे। पल्लव से कोई इनका लेना देना नहीं था, ठीक है। आगे देखिए, संगम युग में कौन नहीं था तो ये चालुक्य भी नहीं थे, ठीक है। संगम युग में थे चेर चोल और पांडे, ठीक है। चालुक्य और ये पल्लव वगैरह कोई इनका लेना देना नहीं था। आगे देखिए, दक्षिण भारत के किस राजा ने रोम साम्राज्य में राजदूत भेजा था तो ये भेजा था पांड्यों ने, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, दक्षिण भारत में किस वंश के राजा ने रोम साम्राज्य में 26 ईस्वी में दूत भेजा था तो ये पांड्यों ने दूत भेजा था, ठीक है। आगे देखिए, कथन कारण वाला क्वेश्चन है, यूपीपीसी कैसे फेवरेट क्वेश्चन है। आगे देखिए, कथन क्या कहता है, पांडिनेन किल्लू कनक्कू समूह की अहम एवं पूर्व कविताएं संगम रचनाओं में अनुवर्तन है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। कारण क्या कहता है, इन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया है तो ये दोनों सही हैं, ठीक है। और स्पष्टीकरण भी हो रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ये देख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, 43 नंबर क्या कहता है, संगमकालीन साहित्य में कौन, ठीक है, संगम साहित्य में कौन को और मनन किसके लिए प्रयुक्त होता था तो ये राजा को कहा जाता था, कौन को और मनन, ठीक है। आगे देखिए, प्राचीन तमिल देश की उपजाऊ कृषि भूभाग की संज्ञा दी जाती है तो ये दी जाती है मेरुदम को, ठीक है। आगे देखिए, संगम साहित्य में उल्लेखित मुरुगन किस देवता के सामने थे तो मुरुगन थे स्कंद के, ठीक है। आगे देखिए, भारत के संदर्भ में मानसून की खोज ये की थी हिप्पालस ने, ठीक है। मानसून की खोज हिप्पालस ने की थी भारत के अंदर। आगे देखिए, श्रीलंका का संगम कवि कौन था तो ये था गजबाहु, ठीक है। आगे देखिए, पांड्य केंद्रित थे तो ये मदुरै में थे, ठीक है। कई बार पूछ लेता है पांड्यों की राजधानी क्या थी तो ये मदुरै, ठीक है। और पल्लव की कांचीपुरम। बाकी आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है। यूनानी रोमन बस्तियों में यवन के रूप में कहाँ से उल्लेखित मिलता है तो ये, ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है यूनानी रोमन व्यापारियों में यवन के रूप में कहाँ उल्लेखित किया गया है तो ये संगम साहित्य में किया गया है, ठीक है। तो आगे देखिए, 50वां क्वेश्चन क्या कहता है तो ये मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए मिलान कर देते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मिलान करके, ठीक है, क्या कुछ निकलता है। तो तिरुकुरल क्या है, ठीक है, बताओ, ठीक है। तो तिरुकुरल क्या है तो तिरुकुलर एक दर्शन है, ठीक है, यानी कि पहले का दूसरा। तोल्कापियम तोल्कापियम मैंने बताया था ना, ये व्याकरण है, ठीक है। तो ये चौथे से मिलेगा, ठीक है। शिल्पाधिकारम क्या है तो बताइए, शिल्पाधिकारम क्या है। शिल्पाधिकारम में है एक प्रेम कथा, ठीक है। और मणिमेखले में क्या है तो ये वाणिज्यिक कथा है, ठीक है, यानी कि 1 और 3, ठीक है। 2 4 1 3 2 4 1 3 है क्या कहीं, ठीक है। 2 4 1 3 ये देखिए, 2 4 1 3, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, तिरुकुरल क्या है तो ये एक दर्शन है, ठीक है। तोल्कापियम, ठीक है, तोल्कापियम ये एक व्याकरण है। शिल्पाधिकारम में एक मतलब एक वैश्या की और एक बनिए की प्रेम कहानी है, ठीक है, इसी को प्रेम कथा कहते हैं। तो शिल्पाधिकारम, ठीक है, एक मतलब वैश्या की और क्या कहते हैं वैश्या की और एक बनिए की प्रेम कहानी है, ठीक है। बनिए की नहीं, शायद ब्राह्मण की प्रेम कहानी है, ठीक है। जब मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ाया था तो इनकी कहानी पढ़ाई थी, ठीक है। आई थिंक एक ब्राह्मण की प्रेम कथा है, ठीक है। और ये मणिमेखले तो ये बड़ी कथा है, ठीक है। बाकी आप देख लेना, आगे चलते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये लास्ट ही है, ठीक है। तो देखिए, कथन कारण वाला है क्वेश्चन, क्या कहता है, निम्नलिखित, ठीक है। सीधा कथन देखिए, अरिकामेडू रोमन, ठीक है। जब भी मैंने कहा था ना जहाँ रोमन साम्राज्य की बात आएगी वहाँ अरिकामेडू जरूर मिलेगा, तो पहला तो सही है, ठीक है, नो डाउट अबाउट डैट। इसको तो बिल्कुल आँख देखते ही, ठीक है, आँख बंद करते ठीक कर देना। और ठीक है, अरिकामेडू में खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले, तो पढ़ने से ही ठीक लग रहे हैं दोनों, ठीक है। क्योंकि रोमन साम्राज्य का व्यापार वगैरह था तो प्रमुख केंद्र था अरिकामेडू, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, प्रमुख बंदरगाह वगैरह था तो अरिकामेडू प्रमुख बंदरगाह था रोमन साम्राज्य का। और रोमन साम्राज्य में जब अरिकामेडू की खुदाई वगैरह हुई थी तो यहाँ से सिक्के भी मिले हैं। तो ये एक सेकेंड, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है, ठीक है। ये और सही है और व्याख्या भी हो रही है, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 9 जिसमें हमने 51 और 33 लगभग 84 क्वेश्चन लगाए हैं, ठीक है। 2 पार्ट इसमें मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए जो आंसर के साथ।
अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप एक लाइक कर सकते हैं ठीक फ्रेंड, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक फ्रेंड। जो मैंने कहा है रामचरण शर्मा की बुक पूरी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैं तो करा रखी है, थ्योरी पढ़ा रखी है, तो उसी का MCQ फॉर्म में मैं ये चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक फ्रेंड्स। इसके बाद जैसे ये हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मध्यकालीन भारत ठीक फ्रेंड सतीश चंद्रा की बुक से, और फिर वो कंप्लीट होगी तो उसके बाद विपिन चंद्रा की बुक से कराऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री ठीक फ्रेंड। तो जुड़े रहिए चौहान सर के साथ ठीक फ्रेंड। अगर किसी को पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है तो घटना चक्र की बुक से प्लेलिस्ट मिल जाएगी ठीक फ्रेंड। अगर किसी को ट्रिक से डाटा देखना है तो ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी ठीक फ्रेंड। बहुत सारा डाटा वहाँ पर ट्रिक के नाम ट्रिक से अपलोड कर रखा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।